अच्छा, कभी ये बात खटकी है कि कोई इंसान बहुत भला परोपकारी लगता है और फिर अचानक बिल्कुल अपने फायदे की सोचने लगता है। हाँ, होता है अक्सर। या फिर परिवार जहां इतना प्यार होता है वहां भी तनाव और झगड़े क्यों होते हैं? मतलब अजीब है ना। बिल्कुल। और कुछ आइडियाज। हाँ, हम्म। वही। कुछ विचार, चाहे वो कोई धुन हो या कोई अफवाह, समाज में इतनी तेजी से कैसे फैल जाते हैं, जैसे जैसे कोई दिमागी वायरस हो। हम्म। आज हम रिचर्ड डॉकिंस की बेहद चर्चित किताब द सेल्फिश जीन के एक हिंदी ऑडियो बुक सारांश में गोता लगा रहे हैं। हाँ, ये किताब काफी मशहूर है। और इसमें कुछ ऐसे जवाब हैं जो शायद हमें इंसानी फितरत को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दें। बिल्कुल। हमारा मिशन है इस जीन केंद्रित दृष्टिकोण को समझना और देखना कि ये हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और रिश्तों की गुत्थियां कैसे सुलझाता है। सही कहा। ये नजरिया हमें जीवन की कहानी को उसके सबसे बुनियादी किरदार, मतलब कि जीन की आंखों से देखने को कहता है। अच्छा। और ये किरदार इस नजरिए के मुताबिक बड़ा दिलचस्प और कह सकते हैं स्वार्थी है। स्वार्थी। हाँ, तो चलिए देखते हैं ये सोच हमें कहाँ ले जाती है। ठीक है। तो ये कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले, जब धरती पर जीवन था ही नहीं, बस केमिकल सहित एक तरह का गर्म सूप था। प्राइमोर्डियल सूप जिसे कहते हैं। हाँ। फिर किसी तरह एक कमाल का अणु बना जो खुद की कॉपी बना सकता था। रेप्लिकेटर। हाँ, इसी को सारांश में प्रतिकृति या रेप्लिकेटर कहा गया है। यहीं से कहा जा सकता है जिंदगी का असली ड्रामा शुरू हुआ। सही। और ये प्रतिकृतियां फैलने लगी, पर नकल हमेशा 100% सही नहीं होती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। म्यूटेशंस होते हैं। हाँ, छोटी मोटी गलतियां हुई जिससे नई तरह की प्रतिकृतियां बनी और फिर शुरू हुई असली रेस। कंपटीशन। हाँ, जो प्रतिकृति ज्यादा स्थिर थी या ज्यादा तेजी से अपनी कॉपी बनाती थी या कॉपी बनाने में कम गलतियां करती थी, वो कामयाब होती गई। उसका कोई इरादा नहीं था, कोई भावना नहीं, बस एक ही नतीजा था, अपनी संख्या बढ़ाना। और इसी को डॉकिंस स्वार्थ कहते हैं। हाँ, यही है डॉकिंस का वो बड़ा विचार जो इस सारांश में सामने आता है। वो शुरुआती प्रतिकृतियां ही आज हमारे अंदर जीन्स के रूप में मौजूद हैं, डीएनए के टुकड़े। अच्छा। तो वो अभी वही कर रहे हैं। हाँ, अरबों साल बाद भी उनका मूल काम वही है, अपनी कॉपी बनाना और अगली पीढ़ी तक पहुंचना। यहाँ स्वार्थी का मतलब नैतिक रूप से बुरा या भला नहीं है, ये समझना जरूरी है। ओके। इसका मतलब सिर्फ वो असर है जिससे किसी जीन के जिंदा रहने और फैलने की संभावना बढ़ जाए। ठीक है, मतलब सर्वाइवल। सोचिए, अगर कोई जीन ऐसा बदलाव लाए जिससे शरीर तेज दौड़ने लगे और शिकारी से बच जाए, तो वो जीन अगली पीढ़ी में ज्यादा जाएगा। सिंपल। हाँ, ये तो लॉजिकल है। और अगर कोई जीन ऐसा बदलाव लाए जिससे शरीर धीमा हो जाए, तो वो जीन धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये बस प्राकृतिक चुनाव का खेल है जीन के स्तर पर। तो क्या हमारा शरीर, दिमाग, सब कुछ बस इन जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाली गाड़ियां हैं? ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। हाँ, अजीब तो है। मतलब हम सिर्फ सर्वाइवल मशीन हैं, जैसा सारांश में कहा गया है। हाँ, डॉकिंग का तर्क यही है। वो गाड़ी वाली उपमा दिलचस्प है ना? हाँ। मतलब जीन्स ड्राइवर हैं, पर वो हर पल स्टीयरिंग नहीं घुमा रहे। अच्छा। तो फिर कैसे? बल्कि उन्होंने हमारे अंदर एक तरह का कंप्यूटर, हमारा दिमाग फिट कर दिया है, जिसमें कुछ बेसिक नियम या प्रोग्राम डाल दिए हैं। जैसे भूख लगे तो खाना ढूंढो, खतरा दिखे तो भागो या लड़ो, जो चीज अच्छी लगे उसके पास जाओ, जो बुरी लगे उससे दूर रहो। बेसिक सर्वाइवल कोड। ओके। और भावनाएं, हमारा प्यार, गुस्सा, डर? हाँ, हमारी भावनाएं, प्यार, गुस्सा, डर, खुशी, इस नजरिए से वो भी जीन्स के इशारे पर काम करती हैं। सच में? हाँ, ये हमें वो काम करने को उकसाती हैं जिनसे जीन्स के फैलने में मदद मिले। जैसे प्यार और यौन आकर्षण महसूस होना, ये जीन्स को अपनी कॉपी बनाने का सबसे सीधा रास्ता है। ये भावनाएं इतनी ताकतवर इसीलिए हैं क्योंकि जिन जीवों में ये कमजोर थीं, उनके जीन्स आगे नहीं बढ़ पाए। ये नजरिया थोड़ा परेशान करने वाला तो है। क्या हमारा पूरा वजूद सिर्फ कुछ अनदेखे अति सूक्ष्म कणों की सेवा में लगा है? ये सवाल उठता है, बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा है, तो फिर दुनिया में इतनी दरियादिली, इतनी हमदर्दी, इतनी कुर्बानी क्यों दिखती है? लोग अजनबियों की मदद क्यों करते हैं, कई बार तो खुद का भारी नुकसान उठाकर भी? ये कैसे फिट होता है? हाँ, ये सवाल बहुत बड़ा है और सारांश भी इसे उठाता है। अगर हर जीन सिर्फ अपना भला चाहता है, तो फिर एक मधुमक्खी हमलावर पर डंक मार कर खुद क्यों मर जाती है?
वो अपने छत्ते को अपनी रानी और बहनों को बचाने के लिए जान दे देती है। सही। एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालती है? ये तो जीन के स्वार्थ के बिल्कुल उल्टा लगता है। बिल्कुल। और यहीं पर डॉकिंस का तर्क, जैसा सारांश में बताया गया है, थोड़ा चौंकाता है। कैसे? उनका कहना है कि जो व्यवहार हमें ऊपर से निस्वार्थ लगता है, वो भी जीन के स्तर पर अक्सर स्वार्थी ही होता है। अच्छा, मतलब ये भी स्वार्थ है? हाँ, इसके पीछे दो मुख्य वजह बताई गई हैं। पहली है रिश्तेदारों का चुनाव, किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन, ओके। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। हमारे खून के रिश्तेदार, भाई बहन, बच्चे, माता पिता, इनमें हमारे जैसे ही जीन्स का एक बड़ा हिस्सा होता है। हाँ, ये तो है। जैसे औसतन एक बच्चे में माँ या बाप के 50% जीन्स होते हैं। सगे भाई बहनों में भी औसतन 50% जीन्स एक जैसे होते हैं। ठीक। तो जब कोई अपने रिश्तेदार की मदद करता है तो अनजाने में वो अपने ही जीन्स की दूसरी कॉपियों की मदद कर रहा होता है। अच्छा, तो माँ बाप का बच्चों के लिए त्याग असल में उनके अपने जीन्स को बचाने और फैलाने का एक तरीका है। ओह, हाँ, इस नजरिए से ये कोई सोची समझी चाल नहीं, बल्कि एक गहरी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। वाह! मतलब माँ की ममता के पीछे भी जीन का स्वार्थ छुपा है। ये सोचना ही काफी अजीब है। ये एक दृष्टिकोण है जो ये नजरिया पेश करता है। और दूसरा कारण है पारस्परिक परोपकार, रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म। रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म, ये क्या है? यानी तुम आज मेरी पीठ खुजाओ, मैं कल तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। सिंपल। अच्छा, लेन देन। हाँ, ये उन लोगों के बीच सहयोग की बुनियाद है जो रिश्तेदार नहीं हैं, जैसे दोस्त या समाज के दूसरे सदस्य। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो मुश्किल वक्त में हमें भी मदद मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है और सबके बचने की संभावना बेहतर होती है। हाँ, पर यह सिस्टम तभी चलेगा जब कुछ शर्तें पूरी हों, है ना? बिल्कुल। जैसे हमें लोगों को पहचानना आना चाहिए। हाँ, याद रखना चाहिए कि किसने पहले मदद की थी और किसने धोखा दिया था। सही। और धोखेबाजों को सजा देनी या उनसे किनारा करने का कोई तरीका होना चाहिए, वरना सब फायदा उठाना शुरू कर देंगे। इंसानों में चेहरे पहचानने की कमाल की क्षमता विकसित हुई, मजबूत याददाश्त और कई जटिल सामाजिक भावनाएं विकसित हुईं, जैसे दोस्ती, वफादारी, एहसान मानना, शर्मिंदगी महसूस करना, हमदर्दी जताना। अच्छा, तो ये सब भावनाएं इसी लेन देन के लिए हैं। ये सब भावनाएं इस लेन देन वाले सिस्टम को चलाने में मदद करती हैं, ऐसा तर्क है। जब कोई मदद करता है तो हम एहसान मानते हैं, ये हमें भविष्य में उसकी मदद करने को प्रेरित करता है। सही। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है या होनी चाहिए, ये हमें दोबारा ऐसा करने से रोकती है। तो दोस्ती और वफादारी भी जीन के स्तर पर एक लंबी अवधि का निवेश हो सकता है। निवेश मतलब जो परोपकार हमें इतना पवित्र लगता है उसके पीछे भी जीन का हिसाब किताब हो सकता है। हो सकता है। या तो वो रिश्तेदारों में अपनी कॉपी बचा रहा है या फिर भविष्य में मदद पाने के लिए एक तरह का सौदा कर रहा है। ये तो काफी ठंडा और मशीनी नजरिया लगता है रिश्तों को देखने का। हाँ, ये थोड़ी असहज करने वाली बात है। लेकिन चलिए मान लिया कि सहयोग फायदेमंद है, तो फिर रिश्तों में इतना टकराव क्यों? परिवार जो इस हिसाब से सहयोग का गढ़ होना चाहिए, अक्सर झगड़ों और तनाव का अखाड़ा क्यों बन जाता है? ये एक और अहम पहेली है जिससे ये जीन केंद्रित नजरिया सुलझाने की कोशिश करता है। अच्छा। इसके मुताबिक क्योंकि हर जीव अपने जीन के स्वार्थ से प्रेरित है, इसलिए हमारे सबसे करीबी रिश्तों में भी हितों का टकराव होना लाजमी है। जैसे कि? पहला उदाहरण है लिंगों का संघर्ष। बैटल ऑफ द सेक्सेस। हाँ, नर और मादा दोनों का आखिरी मकसद अपने जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है, पर उनकी रणनीतियां अक्सर अलग होती हैं। ऐसा ये सारांश बताता है। कैसे अलग? मादा के लिए, खासकर स्तनधारी जीवों में, हर बच्चा पैदा करना और पालना एक बहुत बड़ा निवेश है। हाँ, बिल्कुल। सीमित संख्या में अंडे होते हैं, गर्भधारण का लंबा और जोखिम भरा समय, फिर सालों तक बच्चे की देखभाल। इसलिए उसकी जैविक रणनीति अक्सर ऐसे साथी को चुनने की होती है जिसके जीन्स अच्छे हों और जो बच्चे पालने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हो। मतलब गुणवत्ता और वफादारी पर जोर। बिल्कुल। दूसरी तरफ नर, जिसके लिए शुक्राणु बनाना तुलनात्मक रूप से सस्ता है और जो सैद्धांतिक रूप से बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकता है, उसकी रणनीति ज्यादा से ज्यादा मादाओं के साथ संबंध बनाकर अपने जीन्स फैलाने की हो सकती है। यानी मात्रा पर जोर। हाँ, ऐसा हो सकता है। और इसी बुनियादी जैविक फर्क से रिश्तों में वफादारी का सवाल, बेवफाई का डर, ईर्ष्या,
असुरक्षा जैसी चीजें पैदा हो सकती हैं। हाँ, ये तर्क दिया जाता है। मादा एक भरोसेमंद साथी चाहेगी, जबकि नर का जीन उसे और मौके तलाशने के लिए उकसा सकता है। ये सोचना कि हमारी गहरी भावनाएं जैसे ईर्ष्या या प्यार की जरूरत इन जैविक रणनीतियों से जुड़ी हो सकती हैं, ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। और दूसरा टकराव है माँ बाप और बच्चों के बीच का संघर्ष, पेरेंट ऑफस्प्रिंग कॉन्फ्लिक्ट। पेरेंट ऑफ स्प्रिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या है? माँ बाप और बच्चों में कैसा संघर्ष? ये सुनने में शायद सबसे अजीब लगे, पर जीन के स्तर पर यहाँ भी स्वार्थ टकराते हैं। अच्छा। माँ या बाप अपने हर बच्चे से बराबर प्यार करते हैं, हाँ। क्योंकि हर बच्चे में उनके 50% जीन है। हम्म। तो वो चाहेंगे कि उनके पास जो भी संसाधन है, खाना, समय, ध्यान, वो सब बच्चों में बराबर या जरूरत के हिसाब से बटे। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन बच्चा वो खुद से 100% जुड़ा है, हम्म। पर अपने सगे भाई या बहन से सिर्फ 50%। ओके। इसलिए बच्चे के जीन के नजरिए से ये फायदेमंद है कि उसे माँ बाप के संसाधन अपने भाई बहन से ज्यादा मिलें। क्या? हाँ, उसे खुद का फायदा अपने भाई बहन के फायदे से दुगना नजर आता है। इसलिए वो माँ बाप पर ज्यादा ध्यान देने, ज्यादा खाना देने, ज्यादा प्यार जताने का दबाव बनाएगा। अरे बाप रे! तो बच्चों का जिद करना, रो धोकर अपनी बात मनवाना, नए भाई या बहन के आने पर जलना, ये सब सिर्फ बचपना नहीं, बल्कि बच्चे के जीन की रणनीति है, ज्यादा से ज्यादा संसाधन अपनी तरफ खींचने की। ये एक व्याख्या है। और जो हम जेनरेशन गैप की बात करते हैं, वो भी शायद इसी टकराव का एक रूप है, जहां माँ बाप पूरे परिवार का सोचते हैं और बच्चे अपने हितों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। ये तो रिश्तों की पूरी केमिस्ट्री ही बदल देता है। हाँ, ये दिखाता है कि क्यों प्यार और तकरार साथ साथ चलते हैं। हमारे रिश्ते सिर्फ भावनाओं पर नहीं टिके होते, बल्कि वो जैविक हकीकतों पर बने जटिल समझौते होते हैं। हाँ, जहाँ सहयोग और संघर्ष लगातार मौजूद रहते हैं। हाँ, ये नजरिया यही समझाने की कोशिश करता है। अभी तक तो बात हुई बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस की, यानी जीन्स की, लेकिन हम इंसानों में तो एक और तरह की विरासत होती है, सांस्कृतिक विरासत। कल्चर, हमारे विचार, भाषा, कला, धर्म, रीति रिवाज, यहाँ तक के कपड़े पहनने का स्टाइल, ये सब कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। इनका तो डीएनए से सीधा कोई लेना देना नहीं। सही सवाल है। क्या यहाँ भी कोई ऐसी ही नकल बनाने वाली चीज काम कर रही है? यहीं पर डॉकिंस का एक और बहुत मजेदार और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला आइडिया आता है, जिसे सारांश में मीम कहा गया है। मीम, जैसे इंटरनेट वाले मीम? हाँ, वो शब्द वहीं से आया है, पर डॉकिंस का मतलब ज्यादा व्यापक है। जैसे जीन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की इकाई है, वैसे ही मीम कल्चरल एवोल्यूशन की इकाई है। अच्छा, तो मीम का है फिर इस मतलब से? मीम यानी कोई भी सांस्कृतिक जानकारी की इकाई, एक विचार, एक धुन, एक कहावत, एक फैशन, एक मान्यता, खाना बनाने की विधि, कुछ भी जो नकल के जरिए एक दिमाग से दूसरे दिमाग में फैलती है। अच्छा, तो जैसे जीन शरीर के जरिए अपनी कॉपी बनाते हैं, वैसे मीम हमारे दिमागों के जरिए अपनी कॉपी बनाते हैं? बिल्कुल। जब हम किसी को देखकर कुछ सीखते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, कोई गाना गुनगुनाते हैं या कोई सोशल मीडिया ट्रेंड फॉलो करते हैं। हाँ, ये सब मीम्स का फैलना है। धर्म, राजनीतिक विचारधाराएं, वैज्ञानिक सिद्धांत, क्या ये सब भी मीम या मीम के झुंड, मीम कॉम्प्लेक्स हैं जो दिमागों में फैलते हैं? बिल्कुल। और मीम का भी जीन की तरह एक ही स्वार्थ होता है, खुद को फैलाना, अपनी ज्यादा से ज्यादा कॉपीज बनाना। उसको भी सच झूठ से मतलब नहीं? नहीं, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो सच है या झूठ, अच्छा है या बुरा, हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। जो मीम आसानी से समझा और याद रखा जा सके, हाँ, जो सटीक रूप से कॉपी हो सके, जो तेजी से फैल सके और लोगों के दिमाग में लंबे समय तक टिका रहे, वही सफल मीम है। इसका मतलब भगवान का विचार जो हजारों सालों से दुनिया भर में फैला है, एक बहुत कामयाब मीम है। इस नजरिए से हाँ। या आजकल कोई वायरल डांस स्टेप या कोई इंटरनेट चैलेंज, ये भी मीम हैं जो तेजी से फैल रहे हैं। हाँ, का एक अहम और शायद चिंताजनक पहलू है। इस नजरिए से हमारा दिमाग एक तरह का इकोसिस्टम है, जहां हजारों लाखों मीम्स, विज्ञापनों से लेकर खबरों तक, दादी नानी की कहानियों से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट तक लगातार हमारा ध्यान खींचने और हमारे दिमाग में अपनी जगह बनाने के लिए होड़ कर रहे हैं। तो हम अनजाने में सिर्फ जीन्स के वाहक नहीं, इन मीम्स के भी वाहक बन जाते हैं। हाँ,
हम इन्हें फैलाते हैं, इनकी वकालत करते हैं, कभी कभी तो इनके लिए लड़ने मरने को भी तैयार हो जाते हैं। ये सब सुनकर तो वाकई लग सकता है कि हम इंसान बस जैविक और सांस्कृतिक कठपुतलियां हैं। हाँ, ऐसा लग सकता है। शरीर की डोर जीन्स खींच रहे हैं, दिमाग की डोर मीम्स। तो फिर हमारी आजादी कहाँ है? क्या हमारी अपनी कोई मर्जी, कोई इच्छा शक्ति नहीं है? क्या हम बस प्रोग्राम्ड रोबोट हैं? यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। डॉकिंस जैसा सारांश में बताया गया है, कहते हैं कि हाँ, हम शायद कठपुतलियां हैं, लेकिन हम बहुत खास तरह की कठपुतलियां हैं। खास कैसे? हम वो अनोखी कठपुतलियां हैं जो अपनी डोरियों को देख सकती हैं, हाँ। उन्हें समझ सकती हैं। अच्छा। इंसान शायद इस धरती पर अकेला ऐसा जीव है जो अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस और सोचने समझने की क्षमता के कारण ये जान सकता है कि उसे कौन सी जैविक और सांस्कृतिक ताकतें चला रही हैं। एक शेर या एक चींटी ये नहीं जान सकते कि उनके व्यवहार के पीछे जीन या मीम का हाथ है, लेकिन हम जान सकते हैं। हम द सेल्फिश जीन जैसी किताबों या इस चर्चा को समझ सकते हैं। और जिस लम्हे हम ये समझ जाते हैं कि हमें क्या चीज चला रही है, उसी लम्हे हमारे पास एक मौका आता है कि हम उसके खिलाफ जाएं। सारांश में डॉकिंस का एक बहुत ताकतवर वाक्य है, हम अपने बनाने वालों के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। हम अपने स्वार्थी जीन्स के हुक्म को मानने से इनकार कर सकते हैं। कैसे? हो सकता है हमारे जीन हमें अपने रिश्तेदारों का पक्ष लेने या अजनबियों से सावधान रहने को कहें, पर हम अपनी चेतना का इस्तेमाल करके जानबूझकर ज्यादा परोपकारी बन सकते हैं। सही। उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनसे हमें कोई सीधा फायदा ना हो या जो हमसे बिल्कुल अलग हों। हम बच्चे पैदा न करने का फैसला कर सकते हैं, जो जीन के नजरिए से तो सबसे बड़ी बगावत है। मुस्कुराहट। हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह हम अपने दिमाग पर हावी होने की कोशिश करने वाले मीम्स के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। हाँ, ये भी मुमकिन है। हम हर सुनी सुनाई बात, हर परंपरा, हर वायरल ट्रेंड को आंख बंद करके मानने के बजाय उस पर सवाल उठा सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, हम तर्क, सबूत और विज्ञान का इस्तेमाल करके ये परख सकते हैं कि कौन से विचार या मीम हमारे लिए और समाज के लिए अच्छे हैं और कौन से बुरे या झूठे। हम हानिकारक मीम्स को ठुकरा सकते हैं और अच्छे मीम्स को चुनकर फैला सकते हैं। तो ये जानना कि हम प्रोग्राम किए गए हैं, यही हमें उस प्रोग्रामिंग से आजाद होने की ताकत देता है। अच्छा। हम जीन्स और मीम्स को मिटा नहीं सकते, वो हमेशा हमारे अस्तित्व का हिस्सा रहेंगे, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम किन जीन्स की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दें और किन मीम्स को अपने दिमाग में जगा दें। हम ड्राइवर की सीट पर बैठकर स्टीयरिंग व्हील थाम सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक। तो रिचर्ड डॉकिंस का सेल्फिश जीन वाला नजरिया, जैसे सारांश में पेश किया गया, वाकई हमें इंसानी व्यवहार की तह तक ले जाता है। हाँ, काफी गहराई तक। ये दिखाता है कि हमारे रोजमर्रा के फैसले, हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि हमारे गहरे यकीन भी किस तरह अनदेखे जैविक और सांस्कृतिक धागों से बुने हो सकते हैं। ये नजरिया शुरू में शायद थोड़ा रूखा, यहाँ तक कि निराशाजनक लग सकता है, क्योंकि ये प्यार, परोपकार जैसी चीजों को भी ठंडी जैविक तर्क से देखता है। हाँ, थोड़ा तो लगता है, लेकिन ये हमें खुद को और अपनी समाज को समझने के लिए एक शक्तिशाली लेंस देता है। ये जानने में मदद करता है कि हमारी कुछ आदतें या पूर्वाग्रह कहाँ से आते हैं, और शायद उन्हें बेहतर ढंग से संभालने का रास्ता भी दिखाता है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी चेतना की याद दिलाता है। बिल्कुल। हम सिर्फ कोड नहीं हैं, हम कोड को पढ़ सकते हैं और शायद उसे बदल भी सकते हैं। हाँ, और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो इस पूरी चर्चा से उभरता है। क्या? अगर हम वाकई अपनी जैविक और सांस्कृतिक प्रोग्रामिंग को समझकर उससे ऊपर उठने की क्षमता रखते हैं, तो फिर एक व्यक्ति के तौर पर और एक समाज के तौर पर हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? ये तो बड़ा सवाल है। हम इस समझ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि हम सिर्फ अपने जीन्स या मीम्स के स्वार्थ को पूरा न करें, बल्कि एक ज्यादा जागरूक, ज्यादा सहयोगी और शायद ज्यादा बेहतर दुनिया बना सकें?